जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना को डिलीवर हुई प्रहार एलएमजीज। मिग-29 यूपीजी में इंटीग्रेट की जाएगी यूरोपियन एस्ट्रम मिसाइल। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में ओपन हुआ एक नया फ्रंट। यूएस ने भी माना कि पाकिस्तान अपने वहां पनाह देता है आतंकी संगठनों को। और चाइनीज इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ने डेमोन्स्ट्रेशन में ऑब्जर्वर्स पर ही फायर किया स्मोक ग्रेनेड। अडानी डिफेंस द्वारा बनाई गई इजराइल की जो नेगेव लाइट मशीन गन है, तो इसका पहला बैच भारतीय सेना के लिए डिलीवर कर दिया गया है। और इस पहले बैच में करीब 2000 एलएमजीज शामिल हैं। और ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो कि अगस्त 2024 में साइन किया गया था और जिसके तहत टोटल 41,000 एलएमजीज भारतीय सेना को डिलीवर की जानी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वर्ष इस कॉन्ट्रैक्ट का जो दूसरा बैच है वो भी डिलीवर किया जाएगा और जिसमें लगभग 4000 यूनिट्स शामिल रहेंगी। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में मैन्युफैक्चर की गई ये जो नेगेव लाइट मशीन गन्स हैं, तो इनका नाम रखा गया है प्रहार। बाकी जो नेगेव लाइट मशीन गन्स डिलीवर की गई हैं, तो ये NG7 वाला वेरिएंट है जो कि 7.62 × 51 mm कैलिबर का है। जबकि मार्च 2020 में भी लगभग 16,479 इन नेगेव NG7 गन्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे और जो कि इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत ली गई थी। और फिर उसके बाद 2024 में एडिशनल 40,000 प्लस NG7 गन्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए, जिन्हें अडानी डिफेंस द्वारा एक्वायर किए गए PLR सिस्टम्स की फैसिलिटीज में बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट में एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म में एस्ट्रम, तो इसके इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। और इस परियोजना के तहत एस्ट्रम मिसाइल्स के साथ उसके जरूरी लॉन्चर्स, जरूरी इक्विपमेंट, तो इनको भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही साथ एयर क्रू और ग्राउंड पर्सनल की ट्रेनिंग तो इसमें शामिल रहेगी। बाकी जो एस्ट्रम मिसाइल है इसे यूरोपियन फर्म MBDA द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और ये भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और जैगवार फाइटर्स में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है। और इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर प्लस है। और भारतीय वायुसेना के जो मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स जो रशियन R-73 मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर ही इस एस्ट्रम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी जो एस्ट्रम मिसाइल है वो अपनी क्लास के अन्य मिसाइल्स की तुलना में 128x128 पिक्सल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती है ताकि वो टारगेट के फिजिकल शेप को देख सके और जिस वजह से ये एक हाई रेजोल्यूशन की थर्मल इमेज को कैप्चर कर पाती है। और उस वजह से जो मिसाइल है फाइटर जेट और फ्लेयर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाती है। सीधे सीधे कहा जाए तो इस मिसाइल को लेकर क्लेम किया जाता है कि नियर टू 100% एक्यूरेसी ऑफर करती है और इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च वाली कैपेबिलिटी भी दी गई है। यानी कि मिसाइल फायर होने के बाद भी फ्लाइट के बीच में ही एयरक्राफ्ट के सेंसर की मदद से इस मिसाइल में टारगेट कोऑर्डिनेट्स को इंसर्ट किया जा सकता है, जिससे ब्लाइंड स्पॉट में छिपे हुए दुश्मनों को स्ट्राइक करने में मदद मिलती है। बाकी अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की सर्विस में 50+ मिग-29 फाइटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। और अगर आपको इन फाइटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है और कल से लेकर अभी तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। पहला ये कि अब इस वॉर को यमन के हूती रेबल्स ने भी ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है और इस कॉन्फ्लिक्ट के तहत पहली बार हूती रेबल्स की तरफ से भी इसराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। हालांकि इसराइल ने ऑब्वियसली सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक नए फ्रंट को ओपन जरूर कर दिया है। और हूतीज़ ने इस बात को लेकर वार्न किया कि जब तक कि ईरान और उनके एलाइज पर स्ट्राइक्स रुकती नहीं है तब तक वे भी लगातार हमले जारी रखेंगे। कहने का मतलब ये कि अभी एक मल्टी फ्रंट रीजनल वॉर बहुत तेजी से बन रहा है, जिसमें एक तरफ है ईरान प्लस प्रॉक्सीज और दूसरी तरफ है इसराइल और US। और इसराइल के खिलाफ उनके पहले मिलिट्री हमले को लेकर हूती मिलिट्री के प्रवक्ता की तरफ से भी ऑफिशियली कन्फर्म किया गया है। दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो अभी भी टारगेट हो रही हैं और एक बार फिर से ईरान के जो बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कल देर शुक्रवार ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बार फिर से स्ट्राइक की गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हमले में भी कोई भी रेडिएशन के लीक होने की रिपोर्ट्स नहीं है और ना ही रिएक्टर को कोई नुकसान पहुंचा है। और 10 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब ईरान का ये बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमले की चपेट में आया है। और इसराइल की मिलिट्री की तरफ से भी कंफर्म किया गया था कि शुक्रवार को उन्होंने सेंट्रल ईरान में हैवी वाटर रिएक्टर और यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को हिट किया है। हालांकि उन्होंने उस प्लांट के नाम को मेंशन नहीं किया है। वहीं इसके अलावा ईरान की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की गई हैं जो कि सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की है और जिसमें कम से कम 3 अमेरिकन KC-135 टैंकर्स हमले की चपेट में आए हुए दिखते हैं। और अगर ये इमेजेस बिल्कुल सही हैं तो US ने जो पहले दावा किया था कि उनका केवल एक ही एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है, तो वो दावा भी अब इससे खारिज होता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका कुछ ऐसा कहना था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ की भूमि का उपयोग ईरान पर आक्रमण करने के लिए किया जा रहा है। और उनका यह भी कहना था कि यहूदी सत्ता इस युद्ध को क्षेत्र के अन्य देशों तक फैलाने का इरादा रखती है, तो इसलिए इन देशों को भी सतर्क रहना चाहिए। वहीं इसके अलावा ईरान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिलिट्री के लेटेस्ट ऑपरेशन में 500 से अधिक यूएस ट्रूप्स को टारगेट किया गया था और इसमें यूएस ट्रूप्स की हैवी कैजुअलिटीज़ का दावा किया गया है। हालांकि अभी इस पर यूएस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। आज शनिवार को यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 37 यूएवीज जो कि ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए थे उनको एंगेज किया है। और जब से इस वॉर की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक यूएई के जो एयर डिफेंस है वो लगभग 398 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 15 क्रूज मिसाइल्स और 1872 यूएवीज को एंगेज कर चुका है। वहीं कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मल्टीपल ड्रोन अटैक्स होने की रिपोर्ट्स हैं जिसमें रडार सिस्टम को महत्वपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स नहीं है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि दलाल नेशन पाकिस्तान अब इस वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर बात करने के लिए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की इन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग को होस्ट कर रहा है। बाकी आज शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सऊदी अरेबियन काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी जिसमें इस वेस्ट एशिया की सिचुएशन को डिस्कस किया गया है। बाकी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात को फिर से दोहराया है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं तो ये स्वीकार नहीं है और निंदनीय है। और वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट प्रेस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग सा रिमार्क दिया है जिसमें उनका कहना था कि ऑफिशियल्स को क्राउन प्रिंस से कहना चाहिए कि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें इससे पहले कि वे कोई भद्दा बयान दें जिसमें सुझाव दिया गया हो कि सऊदी लीडर्स ने उन्हें कम आंका है। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी और मैं एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह होऊंगा जो कि पतन की ओर जा रहा है, लेकिन अब उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट के कहने का मतलब ये था कि चूंकि अब सऊदी अरेबिया पूरी तरह से यूएस पर निर्भर है, चाहे बात सिक्योरिटी की हो, मिलिट्री प्रोटेक्शन की हो या ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की हो। और सीधे सीधे कहा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो सऊदी लीडरशिप है उनके पास इस समय अमेरिका के साथ क्लोजली अलाइंड होने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं है, यानी कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये उसी तरह का कुछ कॉन्टेक्स्ट है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी दिनों से क्लेम करते आ रहे हैं कि ये वॉर खत्म होने वाला है, लेकिन अब लगभग महीना भर होने वाला है, लेकिन इस वॉर के खत्म होने के अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने स्टेटमेंट में कभी स्टेट ऑफ हॉर्मोस को स्टेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं और एक तरह से अपना कंप्लीट कंट्रोल दिखाना चाह रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और इसी स्पीच के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस में अब अगला पॉसिबल टारगेट हो सकता है क्यूबा, क्योंकि उनका यह मानना है कि वेनेजुएला और ईरान में उनके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो बहुत सफल रहे हैं और इसलिए अब अगला नंबर क्यूबा का है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन से केवल 2 सप्ताह दूर था। बाकी एक बार फिर से नेटो को गालियां दी गई हैं कि नेटो ने कोई मदद नहीं करी है, हम इसको नहीं भूलेंगे वगैरह वगैरह। बाकी इजराइल की मिलिट्री ने यह भी कंफर्म किया है कि 50+ एयरक्राफ्ट के साथ ईरान में 3 न्यूक्लियर संबंधित साइट्स को स्ट्राइक की गई है। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS की फ्रेश रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि जो पाकिस्तान है वो लगातार आतंकी संगठनों का गढ़ बना हुआ है। और इस रिपोर्ट में 15 ऐसे आतंकी संगठनों के बारे में बताया गया है जिनमें से कईयों को तो अमेरिका द्वारा भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन, तो इन जैसे संगठनों को भारत में विशेष रूप से कश्मीर केंद्रित आतंकी समूह से उत्पन्न होने वाले निरंतर खतरों की ओर इशारा किया गया है। ये रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार इन जैसे आतंकी संगठनों को अपने वहां पनाह दे रहा है। ये सारे संगठन लगातार पाकिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट कर रहे हैं। जैश के करीब 500 आर्म्ड सपोर्टर्स हैं, हिजबुल के लगभग 1500 कैडर हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन संगठनों के खिलाफ किए गए कई सारे मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव्स जिसमें एयर स्ट्राइक्स और कई 1000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, तो वो यूएस और यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड आतंकी संगठनों को डिफीट करने में नाकामयाब रहे और ये संगठन लगातार पाकिस्तान की ज़मीन से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट करती है कि ये जो जितने भी सुअरों के संगठन हैं तो ये भारत के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस को सक्रिय रूप से प्लान करते रहते हैं। और यूएस भी एक तरह से ऑफिशियल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नहीं रोक पा रहा है, जबकि उनको पनाह दे रहा है अपने वहाँ। और पाकिस्तान को अभी भी एक ग्लोबल टेरर हब के तौर पर देखा जाता है। और वैसे भी दुनिया भर में जो भी आतंकी हमले होते हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भूमिका रहती है। और पाकिस्तान दिखाता है ऐसा कि वो खुद आतंकवाद का विक्टिम है, पर सच ये है कि पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकी ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान दोनों साइड खेल रहा है, विक्टिम का भी और स्पॉन्सर का भी। और एक्चुअल में जहाँ पे वो विक्टिम बनता है तो वो साइड भी फेक है। बाकी यूएस की रिपोर्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये भी कहती है कि सभी को पता है कि इस रीजन को डीस्टेबलाइज कौन कर रहा है।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि लास्ट वीक जो भारतीय प्रधानमंत्री और उनके यूएस काउंटर पार्ट के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी, तो उस कन्वर्सेशन में एलॉन मस्क ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में बताया कि इस रिपोर्ट में जिस टेलीफोन कन्वर्सेशन की बात की गई है जो कि 24 मार्च को हुई थी, तो वो केवल भारतीय प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच थी, उसमें कोई और तीसरा नहीं था। एक और अपडेट है कि 2 और इंडियन फ्लैग एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं, और जो कि बहुत ही बड़े साइज के गैस कैरियर्स हैं, और आने वाले दिनों में भारत के और भी टैंकर्स की मूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। और बाकी अरेबियन सी में टैंकर्स को सुरक्षा देने में भारतीय नौसेना एक महत्वपूर्ण भूमिका में बनी हुई है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए अब नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भी ट्रूप्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, ताकि हर तरह की स्थिति के लिए हम हमेशा तैयार रहें। वहीं इसके अलावा एक और रिपोर्ट है कि चाइनीज मिलिट्री के एक मेन ट्रैक्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ZBD-04A, तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज की एक वीडियो सामने आई है जिसमें व्हीकल एक स्मोक ग्रेनेड फायर करता है और जो सीधा वहां पे जाके गिरता है जहां पे सारे ऑब्जर्वर्स बैठे होते हैं। और वो तो शुक्र ये केवल एक स्मोक ग्रेनेड था। आगे कहा तो जा रहा है कि गलती से ऐसा हो गया, लेकिन चाइनीज़ आइटम है और चाइनीज़ आइटम के साथ ऐसी गलतियां अक्सर होती रहती हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान नायक परवेज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में अरुणाचल प्रदेश में लैंडमाइन ब्लास्ट में राइफलमैन रोहितास कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2014 में C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट के क्रैश में विंग कमांडर प्रशांत जोशी, विंग कमांडर राजी नायर, स्क्वाड्रन लीडर कौशिक मिश्रा, स्क्वाड्रन लीडर आशीष यादव और वारंट ऑफिसर कृष्णपाल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1961 में 8 असम राइफल्स के राइफलमैन मेघ बहादुर श्रेष्ठ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में जो टाइगर हिल थी, तो उसको आर्मी की किस रेजिमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।